रिकॉर्ड करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोग की मैथमेटिक्स की क्लासेस लेती हूँ, चाहे वो क्लास 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो या फिर 12th की हो। तो उसी श्रृंखला को आज जारी रखते हुए आपको पता है कि क्लास 9th में मैं आप लोग को लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ा रही हूँ और मैंने उसके आपको प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 करवाए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रखा है, सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पास में दे रखा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले वाले में भी मैंने आप लोग को 20 तक के क्वेश्चंस करवा रखे थे। डिवाइड 25 into 2 parts so that 2/3 of one part is equal to 10 less than twice the other part। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। मतलब 25 को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है दो भागों में कि पहला जो पार्ट है वो 2/3 ऑफ 1 पार्ट, ठीक है, पहले वाले पार्ट का 2/3 है, इज इक्वल टू 10 लेस देन ट्वाइस द अदर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर आपके पास में क्या आएगा, क्योंकि आपको 25 जो है ना वो आपको दो भागों में बांटने के लिए कहा गया है। ठीक है ना, 25 को आपको दो भागों में बांटने के लिए कहा गया है। देखो, अगर हम 25 की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे। एक हमारा पार्ट, पहला वाला पार्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, x, या फिर 25 माइनस x लिख लो। ठीक है, और फिर अदर पार्ट आपके पास में x हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चल रहे हैं कि 2/3 ऑफ द 1 पार्ट। ठीक है, 1 पार्ट। ठीक है, तो मतलब 2/3 ऑफ द 1 पार्ट, मतलब किसी भी पार्ट का 2/3 पार्ट इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 10 लेस देन, मतलब 10 क्या है, कम है, किससे कम है, ट्वाइस द अदर पार्ट। मतलब जो अदर वाला पार्ट है ना, एक काम करो, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे x कर लो, फर्स्ट पार्ट x कर लो, इसे 25 माइनस x कर दो। ठीक है, अब देखो 10 लेस देन, किससे 10 लेस देन है, ट्वाइस द अदर पार्ट, ट्वाइस द अदर पार्ट। यही तो मतलब हुआ ना, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के साथ में। मतलब अगर आपके पास में 25 लिखा हुआ था, मतलब 25 था, तो 25 को अगर आप दो पार्ट में लिखेंगे तो एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x और 25 माइनस x। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है, 2/3 ऑफ द 1 पार्ट, मतलब 2/3 ऑफ अ 1 पार्ट इज इक्वल टू, तो इक्वल का साइन आ गया, 10 लेस देन, तो 10 माइनस हो गया, ट्वाइस द सेकेंड अदर पार्ट, तो ट्वाइस द अदर पार्ट होगा। अगर थ्राइस की बात की जाती तो 3 से मल्टीप्लाई होता, ट्वाइस की बात की जा रही है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 25 दूनी 50 हो गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस वाला 2x उधर साइड जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो 2/3 ऑफ x प्लस 2x बराबर 50 में से 10, मतलब इस 50 में से 10 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास में 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं 3 का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो गया, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6x हो गया, बराबर आपके पास में 40 के बराबर दे रखा है। 6 और 2 मिलकर कितना हो गया, 8x।
8x/3 बराबर हो गया कितना, 40 के बराबर हो गया, क्योंकि आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3 हो जाएगी। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपके पास में 15 हो गई। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 15 हो गई। आपका एक पार्ट लिखा था x और दूसरा पार्ट लिखा था 25 - x, तो एक हो गई आपके पास 15 और दूसरी हो जाएगी 25 - 15, तो आपके पास ये वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दो पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे एक हो गया 15 और एक हो गया 10, दो आपके पास में पार्ट आ गए हैं। बात क्लियर हो गई, आपके पास में कौन कौन से दो पार्ट हो गए, एक हो गया 15, एक हो गया 10, ठीक है, ये दो पार्ट आपके पास में आ गए हैं। इसी तरह से करेंगे सेम। ऐसे ही अगर आपके पास में किसी और चीज को लेकर पूछा जाएगा, बाई चांस लिखा हुआ हो कि 100 के लिए करना है, तो आप 100 को इसी तरह से सॉल्व करके उसका आंसर लिखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा है फ्रैंक बॉट अ ड्रेस एंड अ बेल्ट, ठीक है। मतलब फ्रैंक एक बच्चा है जिसने एक ड्रेस खरीदी है और एक बेल्ट खरीदी है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस वॉज 30 रुपीज मोर देन 5 times the cost of the belt. Find the cost of each item if the total cost was 570 rupees. ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है। फ्रैंक ने एक ड्रेस और एक बेल्ट खरीदी है। जो ड्रेस है वो 30 more than 5 times कॉस्ट ऑफ द बेल्ट से है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इफ द टोटल कॉस्ट वॉज ₹570, ठीक है। मतलब तो दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास में 570 रुपीज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा ये गया है कि आपको बताना है कि दोनों की अलग अलग क्या होगी पेमेंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के थ्रू ही करना है, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं दोनों की कॉस्ट लिखी हुई है 570। ड्रेस हमेशा बेल्ट से महंगी होती है, तो एक काम कर सकते हैं ना, ड्रेस प्लस बेल्ट दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपके पास में, 570 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर यहाँ से आपने बेल्ट को x ले लिया, बेल्ट अगर आपने x ले लिया है, तो आपके पास में ड्रेस क्या हो जाएगी, तो ड्रेस हो जाएगी 570 माइनस का x, ठीक है। 570 माइनस का x हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस, है ना, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है। कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस वॉज क्या थी, 30 more than मतलब ज्यादा है 5 times द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट, बेल्ट वाले से, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख के ड्रेस की वैल्यू कितनी है, 570 माइनस x है बराबर 5, और बेल्ट कितना है x हो गया प्लस का 30 हो गया, ठीक है, प्लस का 30 हो गया। सॉल्व करें इसे, 570 में से 30 आप यहाँ पे लाके माइनस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 570 माइनस का 30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x प्लस का x, कितना हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से ये हो गया 6x बराबर 540 हो गया। 6 से ये कैंसिल कर देंगे, 90 आ गया, तो मतलब आपके पास में x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई, मतलब ये आपकी बेल्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं अगर ड्रेस की, तो ड्रेस की क्या हो जाती है, 570 माइनस का x, बस इसमें माइनस कर दो, 570 में से
90 माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0, 480 आएगा, 480 रुपीज है ना। तो 480 रुपीज की आपकी ड्रेस हो गई और बेल्ट आपके पास में 90 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है ना, 90 रुपीज की आपकी बेल्ट होगी, क्योंकि हमेशा ना ड्रेस और बेल्ट में बेल्ट की जो कीमत होती है वो हमेशा ड्रेस की कीमत से कम होती है। ठीक है ना, अगर आप एक गाउन खरीद रहे हो और एक बेल्ट खरीद रहे हो तो हमेशा गाउन की कीमत बेल्ट से ज्यादा होती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ड्रेस की कीमत 480 रुपीज, 90 रुपीज आपके पास में बेल्ट की कीमत हो जाएगी। यहाँ पे लिखा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब दोनों का ही बताना है अलग अलग, तो इसलिए हमने बेल्ट का अलग निकाल दिया है और साथ में ड्रेस का अलग निकाल दिया है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर उसका आंसर बताइएगा कि इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 92, if the difference between squares of two consecutive even integers is 92, find the integers। मतलब आप लोग को यहाँ पे इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है ना, क्या निकालने हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दो इंटीजर्स निकालने हैं कि वो इंटीजर्स आपके पास में क्या हो जाएंगे। लिखा क्या है, इनके बीच के डिफरेंस। ठीक है, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है बिटवीन टू स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, वो कितना दे रखा है आपके पास में, 92 दे रखा है। मतलब इवन इंटीजर्स की बात हो गई तो अगर एक नंबर आपके पास में x हो जाएगा तो दूसरा आपके पास में x+2 हो जाएगा, ऐसे तो इंटीजर्स लिखते हो ना। फिर इसके बाद में इनके स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यही तो हो गया, कितना दे रखा है, 92 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 92। एक्स स्क्वायर प्लस का और एक एक्स स्क्वायर माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4x हो गया बराबर 92 हो गया। यहाँ से 4x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 92 माइनस 4, क्योंकि जो चीज़ प्लस में होती है वो राइट साइड जाने पर माइनस में हो जाती है। ठीक है ना, जो चीज़ प्लस में होती है वो राइट साइड जाने पे माइनस में हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास में 4x कितना बचेगा, 4x आपके पास हो जाएगा 88। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88/4, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपके पास में 22 हो गई। कितनी हो जाएगी, 22। कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो आप बोलेंगे 22 ये हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे यहाँ पे इंटीजर्स पूछे गए हैं, तो आप बोलेंगे आपका आंसर जो है क्या हो सकता है, 22 हो गया। एक था x और दूसरा क्या लिया था आपने, x+2 लिया था, तो एक हो गया आपके पास में 22 और एक नंबर हो जाएगा 22+2 मतलब 24। ये दो आपके पास में हो जाएंगे इंटीजर्स, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा x+2। ठीक है,
ये दो आपके पास इंटीजर्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इवन इंटीजर्स लिखे थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे x और x+2 लिखा है। अगर यहाँ पे ऑड इंटीजर्स होते तो x और x+3 को लेते, ठीक है ना। और अगर सिर्फ उन्होंने नेचुरल नंबर्स की बारे में बात की होती तो x, x+1, x+2 इस तरह से लेते, लेकिन यहाँ पे इवन इंटीजर्स की बात हो रही है, मतलब दैट नंबर is used in this question which is divisible by 2 only, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, father is 25 years older than his son. After 5 years, his age will be twice that of his son. Find their present ages. मतलब क्या है क्वेश्चन में? इंग्लिश मीडियम वाले तो देख के समझे होंगे, हिंदी मीडियम वाले मेरी बात सुन लो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फादर की जो एज है 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब अगर आपने सन की एज को x ले रखा है तो क्या कहा है, फादर की एज कितनी है, फादर की एज लिखी हुई है 25 ओल्डर, मतलब 25 साल ज्यादा है किससे, सन से, मतलब x+25 हो गई फादर की एज, ओल्डर है ना। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 सालों बाद, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 5 सालों बाद भाई दोनों की ही तो एज बढ़ेगी ना, तो अगर सन की एज कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, तो फिर फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की भी बढ़ जाएगी, तो आप बोलेंगे x+25 पहले से ही थी, प्लस का 5 और जुड़ जाएगा, तो फादर की कितनी हो जाएगी, x+30 हो गई, ये हो गई सन की, ठीक है। फिर क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस, मतलब जो फादर की एज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फादर की एज आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जा रही है, हिज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, अपने सन की एज का दुगना हो जा रहा है, ठीक है। फादर की कितनी दे रखी है, x+30, और सन की कितनी है, x+5। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा कितना, x+30 बराबर 2x+10 हो गया, तो यहां से माइनस करके निकाल लें, 30 में से 10 माइनस कर लो, इधर 2x में से x माइनस कर लो, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, तो इसलिए x वाला पोर्शन एक तरफ कर दिया है, न्यूमरल वाली वैल्यूज एक तरफ कर दी है। 2x में से x जाएगा, x बचेगा, x बराबर आ गया 20, x बराबर आ गया 20 मतलब 20 ईयर्स, मतलब ये x किसको लेकर चल रहे थे, सन को लेकर चल रहे थे, तो सन की एज आपको कितनी मिल गई है, 20 ईयर्स मिल गई। तो अगर फादर की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो फादर की हो जाएगी x+25, मतलब 20 + 25 बराबर 45, 45 ईयर्स आपकी एज हो जाएगी किसकी, फादर की। बात समझ में आ गई है? इस तरह से आप दोनों की एज को निकाल सकते हैं, सन की और फादर की। लीनियर इक्वेशन चल रही है, अगर ये लिखा होता ना लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, तब हम लोग यहाँ पे x और y मान के करते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा है, तो सिर्फ x मान के कर लो, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चा? आगे की ओर चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 में क्या दे रखा है आपके पास में, ध्यान से देखना क्वेश्चन। A son's present age is half the present age of his mother, मतलब यहाँ पर भी आप पहले son's present age is half of the, मदर को ले लो आप,
मदर की एज ले लो, है ना। मदर की एज को अगर आपने x ले लिया है तो इन्होंने क्या बोला है, सन की एज कितनी है, सन की जो प्रेजेंट एज है हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, मतलब उसकी आधी है, मतलब मदर की एज की आधी है। सन की अगर x, मदर की अगर x है तो सन की एज x/2 हो जाएगी, ठीक है। सन की एज कितनी हो जाएगी, x/2 हो गई। फिर क्या लिखा है, 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 साल पहले, पहले की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखो 10 ईयर्स एगो, ठीक है, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की कितनी हो जाएगी, x-10, और सन की कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी x/2 माइनस का 10, है ना। अगर 10 साल पहले की बात हो रही है तो -10 करेंगे, अगर 10 साल बाद के बारे में बात हो रही होती तो प्लस का 10 हो जाती, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है द मदर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हर सन, मतलब 10 साल पहले क्या था कि जो उसकी मदर की एज थी, मतलब x-10 जो थी, यहाँ पे लिख लेना कि ये आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं। मदर की एज क्या है, थ्राइस द एज ओल्ड एज हर सन, थ्राइस अपने बेटे की एज का थ्राइस, ठीक है। चलो निकालना शुरू करें। अब देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x-10 बराबर 3x/2 माइनस 3 × 10 30 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू x वाली उधर चली गई तो ये हो गई माइनस का 10 प्लस का 30 हो गया, बराबर ये हो जाएगी 3x/2 माइनस का x। 30 में से 10 गया, कितना बचेगा 20। यहाँ पे ले लो 2 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस का 2x हो गया। अब 3x में से 2x माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 2, मतलब आपके पास में जो मम्मी की एज आएगी ना, मदर की एज, वो कितनी आ जाएगी 40 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। मदर की एज कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स हो गई। साथ में आपसे पूछा ये गया सन की भी बतानी है, सन की, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, x/2 थी तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40/2 हो जाएगी। तो आपके पास में सन की एज कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स, आपके पास में सन की एज आ जाएगी। बात समझ में आ गई, सन की एज आपके पास में 20 ईयर्स आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि आपको दोनों ही एज देख कर पता लग गया होगा कितनी आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे की ओर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आनंद इज 5 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, मतलब जो आनंद है, कोई लड़का है, वो अपनी सिस्टर से 5 साल बड़ा है। अच्छा, सिस्टर का नाम है अंजू। देयर फादर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन आनंद, मतलब जो फादर हैं आनंद के, वो आनंद से 20 ईयर्स ज्यादा हैं। 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले जो उनके फादर की एज थी वो क्या थी, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ आनंद एंड अंजू, मतलब आनंद और अंजू की एज का सम थी, ठीक है, सम का ट्वाइस थी। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ईच, मतलब तीनों की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। किसकी किसकी, आनंद की, उनके फादर की और अंजू की। देखो पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे,
पहली यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि आनंद इज 5 years older than his sister अंजू। मतलब अंजू को अगर आपने x ले लिया है, अंजू की एज अगर x है, तो क्या लिखा है, आनंद की कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 years ओल्डर है ना, मतलब 5 साल ज्यादा हो गई तो x प्लस 5 हो गई। इतनी सी बात समझ में आ गई पहले तो। ठीक है, एक एक स्टेप को 1 by 1 सॉल्व करो। फिर लिखा है देयर फादर इज 20 years ओल्डर देन आनंद। ओके, मतलब जो इनके फादर की एज है वो कितनी है, आनंद की एज से, मतलब x प्लस 5 से 20 ज्यादा है, मतलब x प्लस 25 हो गई है फादर की एज। अब क्या लिखा हुआ है, 4 years ago, मतलब 4 साल पहले। अगर 4 साल पहले की बात हो रही है तो माइनस होगा भैया, तो लिखा है 4 साल पहले, तो यहाँ पे लिखो, सिर्फ यहाँ पे फादर की एज की बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ना अगर 4 साल पहले की बात कर रहे हो तो दोनों की एज निकालनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे लिख लो 4 years ago, यहाँ नहीं लिखते, 4 years ago, 4 साल पहले, मतलब आनंद की एज, अंजू की लिख लो पहले, अंजू की कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, आनंद की हो जाएगी x प्लस 5 में से भी 4 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 1। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे फादर की एज, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 25 में से भी आप 4 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये x प्लस 21। ये हो गई फादर की। तो क्या बोला है, फादर की एज जो है, मतलब x प्लस 21 जो दे रखा है वो क्या है, ट्वाइस, मतलब दुगना है। किससे दुगना है, द सम ऑफ द एज ऑफ आनंद एंड अंजू। आनंद की एज कितनी थी, x प्लस 1 थी, अंजू की कितनी थी, x माइनस 4 थी। इन दोनों के सम का ट्वाइस। ठीक है, यही तो लिखा है ना, जो फादर की एज है वो कितनी दे रखी है, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ अंजू एंड आनंद। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 21 बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस का 6। तो यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस का x हो गया। 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x हो गया, ये हो गया 27। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपके पास में 9 years आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 years आ जाएगी। इसका मतलब समझ में आया कि आपको यहाँ पे तीनों की एज बतानी थी, तो अंजू की कितनी थी, x थी, ठीक है, तो यहाँ पे अंजू की कितनी एज थी, x थी। फिर यहाँ पे आनंद की कितनी थी, x प्लस 5 थी, और इसके साथ में फादर की एज x प्लस 25 दे रखी थी। फादर की एज यहाँ पे कितनी लिखी थी, x प्लस 25 दे रखी थी। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो आपके पास में x की वैल्यू आई कितनी है, 9 years आई है, तो आप बोलेंगे अंजू की एज कितनी हो गई है, अंजू की एज 9 years हो गई। ठीक, अब उसके बाद में आनंद की एज निकाल लें तो कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 5 मतलब 14 years। ठीक, उसके बाद में फादर की एज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 34 years। तो इस तरह से आपसे पूछा ये गया था कि आपको तीनों की एज बतानी है, तो आप बोलेंगे तीनों की एज क्या हो जाएगी, 9 साल हो जाएगी, 14 साल हो जाएगी, 34 साल हो जाएगी। बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई।
आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा हुआ है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:4। मतलब ए और बी दो लोग हैं जिनकी एज का जो रेशियो है वो 9:4 दे रखा है। 7 years hence the ratio of their ages will be 5:3। तो आपसे पूछा गया है उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। The ages of A and B are in ratio 9:4। 7 years hence the ratio of their ages will be 5:3। Find their present ages। मतलब जो भी इस टाइम उनकी वर्तमान एज है ना, वो आपको बतानी है कि इस टाइम उनकी जो करंट एज कितनी होगी। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास में ए और बी के बीच में रेशियो दे रखा है, ठीक है, कितना कितना रेशियो दे रखा है, 9:4 दे रखा है। मतलब आप यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए की एज कितनी हो जाएगी 9x और बी की एज कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, फिर लिखा है 7 years hence। ठीक है, 7 years hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:3 हो जाता है। ठीक है, 7 years hence का मतलब हो गया कि मतलब इन दोनों में ही आपके पास में दे रखा है 9x में भी 7 ऐड हो रहा है और फिर 4x में भी 7 ऐड हो रहा है, तब इसकी एज कितनी हो जाती है 5/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x + 7 के साथ में और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 7 के साथ में। ये हो गया। अब देखो 3 9 जा कितना होता है 27 होता है। 27x + 21 बराबर 5 4 जा 20x + 35। तो ये कितना हो जाएगा, 27x में से आप 20x माइनस कर दो और इधर आप 35 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बचेगा आपका 7x और यहाँ पे आपका बच जाएगा 14। यही तो बच गया ना, 7 और 14 आ गया। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास में 2 हो गई। लेकिन आपसे एज किसकी पूछी गई थी, a की एज और b की एज। a की एज कितनी थी 9x और b की एज थी 4x। वैल्यू रख दें यहाँ पे 9 × 2, तो ये हो गया 18 ईयर्स। फिर यहाँ हो गया 4 × 2 बराबर 8 ईयर्स। तो मतलब ए और बी की अलग अलग एज कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे इनकी एज 18 ईयर्स और 8 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है ना, 18 ईयर्स और 8 ईयर्स इनकी एज जो है वो आ जाएगी। बात क्लियर हो गई, सारी बात समझ में आ गई ना, किस तरह से आपको इनके आंसर्स को निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 को जरा ध्यान से देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when we subtract 1/2 from a number and multiplied the result will be result by 1/2 we get 1/8 then the number। मतलब आपके पास में ना 4 आपके पास में ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है ना, आपके पास में ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सॉल्व करना है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर
and multiply the result by 1/2, we get 1/8, so we find the number. ठीक है, अब देखो अगर आपने कुछ भी आपने नंबर ले लिया, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, आपने नंबर एक्स ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 1/2 से, x माइनस 1/2 हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 1/2 से, तो हमें कितना मिलेगा, 1/8 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। तो आपसे पूछा ये गया है, आपको इसका आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसको कैंसिल कर दें, 2 4 जा 8 हो गया, मतलब x माइनस 1/2 की वैल्यू आपके पास में 1/4 हो गई। फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम ले लें, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 1 बच गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, कितनी आ गई, 3/4। नंबर पूछा गया था क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3/4, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 29। "15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age?" मतलब अब से 15 साल पहले रवि की एज प्रेजेंट एज की 4 गुनी थी। तो पूछा ये गया है रवि की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है ना, रवि की प्रेजेंट एज कितनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, रवि की एज के बारे में लिखा है। अगर हम लोगों ने रवि की प्रेजेंट एज है ना, रवि की प्रेजेंट एज x ले ली, ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, विल बी 15 years फ्रॉम नाउ, है ना, ठीक है, विल बी 4 times द प्रेजेंट एज, मतलब 15 साल पहले की जो एज थी, मतलब x प्लस 15, वो क्या है, प्रेजेंट एज की 4 गुनी दे रखी है। यही तो मतलब है ना, प्रेजेंट एज पूछी गई है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 4x में से x माइनस कर दे, 15 हो गया, तो यहाँ से 3x बराबर 15 आ गया, कैंसिल कर दें, 3 5 जा 15 हो गया, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपके पास में 5 years आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब लिखा हुआ है 15 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 15 साल बाद जो उसकी एज है वो प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी। तो पूछा ये गया है आपसे कि इस टाइम उसकी एज कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 साल है, तभी तो 15 साल बाद 20 हो जाएगी ना, तभी तो उसकी 4 गुनी हो जाएगी, 5 का 20 होता है, तो आप बोलेंगे इसका जो रियल एज है वो 5 years हो जाए है इस टाइम, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सभी को, आगे की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, if the sum of 3 consecutive integers is 51, then the largest integer is।
देखो जो इंटीजर होते हैं ना वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपके पास में दे रखे हैं जिनका सम आपके पास में 51 दे रखा है। लार्जेस्ट इंटीजर आपसे पूछा गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यहाँ इवन ऑड तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, x हो गया, x+1 हो गया, x+2 हो गया, ठीक है। इवन इंटीजर्स बोले जाते हैं तो x और x+2 लेते हैं, ऑड इंटीजर्स बोले जाते हैं तो x+1 x+3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभी का सम कितना दे रखा है 51, मतलब x है, x+1 है और x+2, सभी का सम कितना दे रखा है आपके पास में 51 दे रखा है, ठीक है। कितना हो जाएगा x x x कितना हो गया 3x हो गया, प्लस का 3 हो गया, बराबर हो गया 51। 3x की वैल्यू 51 जो है ना, प्लस का 3 अदर साइड जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 48 हो गई। तो यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो गई 16। x की वैल्यू आपके पास में 16 आ गई 16। अब देखो 16 आ गई, आपके पास कौन कौन से हैं, एक x है, एक x+1 है और एक आपके पास में x+2 है। ये 3 इंटीजर्स आपके पास में दे रखे हैं ना, ठीक है। अब देखो ये 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 16, दे रखी है, तो पहला इंटीजर कितना हो गया 16 हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दूसरा x+1 मतलब 16 + 1 17 हो गई, और तीसरी वाली क्या हो जाएगी 16 + 2 18 हो गई। तो पूछा गया था लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो आप बोलेंगे लार्जेस्ट वाला 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर है, ठीक है ना। लार्जेस्ट इंटीजर पूछा गया था, तो आप बोलेंगे लार्जेस्ट इंटीजर आपके पास 18 वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल प्रैक्टिस सेट 4 करवाएंगे। क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।